Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome to my channel CommerceNet Express. My dear friends, as you know कि हमने 1000 MCQs की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इसमें बहुत अच्छे MCQs हमने इंक्लूड किए हैं। इसके साथ हम इन MCQs को डिस्कस भी करते हैं सो दैट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, साथ में आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो 11th सेशन है इस सीरीज़ का, और इससे पहले 10th सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ चेक कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉमर्स के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका भी सब्जेक्ट है कॉमर्स और आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो DSSB हो या फिर KVS, NVS, रीट, HSC में कोई भी अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम, या चाहे आप उसके TGT की प्रिपरेशन करें या PGT की, तो आपके लिए ये सीरीज़, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं और एक अच्छे स्कोर के लिए टारगेट करते हैं हम। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का है 151। इससे पहले 150 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम्स लॉ इज़ रिलेटेड टू। इसमें पूछ रहा है जो ग्रेशम्स लॉ है वो किससे रिलेटेड है? सर्कुलेशन ऑफ मनी से, डेफिसिट फाइनेंसिंग से, कंजम्पशन एंड डिमांड, या फिर सप्लाई एंड डिमांड। देखो, ग्रेशम लॉ एक इकोनॉमिक लॉ है जो ग्रेशम ने दिया था, ओके। और ये एक तरह से ग्रेशम ने बोला था कि एक बैड मनी ड्राई आउट गुड, मीन्स ये मोनेटरी प्रिंसिपल को बताता है कि एक बैड मनी होती है, ड्राइज आउट गुड मनी, ठीक है। मतलब एक बैड मनी से ही अच्छी मनी निकलती है, इनका ही प्रिंसिपल था। तो राइट ऑप्शन इज फर्स्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 152। रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ। जो हम रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं उसको सिलेक्ट किया जाता है किस स्टैंड पॉइंट से? फर्स्ट, रिसर्चर्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सोशल रेलिवेंस, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रेलिवेंट लिटरेचर। देखिए, कोई भी रिसर्च की प्रॉब्लम है उसको सिलेक्ट किया जाता है कि जो रिसर्चर है, जो उसके ऊपर स्टडी करने लग रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, ओके। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 153। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 केम इनटू फोर्स फ्रॉम। इसमें पूछ रहा है जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 कब आया फोर्स में? 6 जुलाई 2020 को, 8 जुलाई 2019 को, 20 जुलाई 2020 को, या फिर 6 अगस्त 2019 को। तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन इज सी, 20 जुलाई 2020 को हमारा जो अमेंडमेंट होकर जो पुराना कंज्यूमर एक्ट था नए में चेंज हो गया, जो था 2019 में आया था ये। तो राइट ऑप्शन इज सी, मीन्स ये फोर्स में कब आया, फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आया है 20 जुलाई 2020 को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 154। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसका मेंबर इंडिया नहीं है? ये जो जितनी भी दे रखी हैं 4, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। इनके बारे में बताना है। IBRD आपको पता होगा, IDA, मीगा, या फिर ICSID। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्सिलेशन जो 1944 में बना था, ये वर्ल्ड बैंक का ही है। ये है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये एक सॉफ्ट लोन विंडो होती है। मीगा के बारे में आप जानते होंगे, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा, ये भी वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है। इसके अलावा जो आपकी है ICSID, ये है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 1966 में बनी थी, ठीक है। तो देखिए, IBRD के बारे में जानते हो आप, ID के बारे में मीगा, इन तीनों का तो इंडिया मेंबर है, लेकिन जो ICSID है जिसके अंदर इंटरनेशनल सेंटर है ये सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 155। द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन द सेलिंग इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स एसेट इज कॉल्ड। मान लीजिए कोई कंपनी है, एक्सेस अमाउंट को क्या करती है? गेट करती है। कब करती है? जब अपनी कोई एसेट को सेल करती है तब। कोई मान लीजिए एक
एक कंपनी है वो अपनी एसेट को सेल कर रही है 50 लाख में, ठीक है, लेकिन और इसके ऊपर वो 10 लाख एक्स्ट्रा ले रही है, ठीक है, तो उसका रीज़न वो चीज़ होती क्या है? सरप्लस होता है, सुपर प्रॉफिट बोलते हैं, रिजर्व बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। यस, वो गुडविल होता है, दैट इज़ गुडविल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका स्कोर क्या हुआ, क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन और भी आप और सीरियस हो जाएंगे कि आपको कितनी प्रिपरेशन चल रही है, आपकी कहाँ पे लैकिंग हो रही है। अगर कहीं भी लैकिंग लगती है तो प्लीज़ और थोड़ा सीरियस हो जाइए, अगर आपको सीरियसली सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो अपना स्कोर ज़रूर बताना। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए और फिर आंसर चूज़ कीजिए। आफ्टर दैट मेरा जो आंसर उसको फॉलो कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 165। मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट। वो कहता है एक ऐसा प्रोविज़न जिसमें हम फ्यूचर में जो लॉस हो रहे हैं उनको एंटिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो फ्यूचर के प्रॉफिट है उनको नहीं। वो कौन सा है? उस प्रोविज़न को क्या कहते हैं? मैचिंग, ऑब्जेक्टिविटी, कंजर्वेटिज्म या मटेरियलिटी? सबको पता होगा, ये अकाउंटिंग के बेसिक्स है। तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 157। व्हेन अ पर्सन ट्रांसैक्ट विद द कंपनी ऑन द मैटर्स विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, द पर्सन विल बी गवर्न्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ। एक पर्सन है, ओके, एक पर्सन है, वो ट्रांसैक्ट कर रहा है किसी कंपनी के साथ ऐसे मैटर पर, मीन्स उस कंपनी को पावर भी नहीं है, मतलब उस कंपनी को पावर नहीं है, वो कंपनी अपने बियॉन्ड द पावर जाकर ट्रांसैक्शन कर रही है किसी इंसान के साथ, आदमी के साथ, ठीक है, किसी भी बंदे के साथ। द पर्सन विल बी गवर्न्ड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ। अब ये पर्सन है, किसके द्वारा? डॉक्ट्राइन, मतलब गवर्न किया जाएगा, डॉक्ट्राइन ऑफ गवर्नड बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ। तो ये किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट या सेल्फ मैनेजमेंट? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। एक तरह से जो इनके जो कंपनी के मेन जो ये होते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 158। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक इज। हमारी जो रीजनल रूरल बैंक है उसकी रेगुलेटरी कौन करता है, ये पूछ रहा है। हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं उसके अंदर जो उनकी रेगुलेटरी कौन करता है, उनकी रेगुलेशन करने के लिए जो अथॉरिटी वो किसके पास है? नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर बैंक, तो वो नाबार्ड है। आई होप यू नो दैट। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाबार्ड का काम क्या है? ये जो जितने भी रूरल एरिया है उसके अंदर क्रेडिट देते हैं, या फिर जितने भी जो कोटेज एंटरप्राइजेज होते हैं या एमएसएमईज होती हैं, या फिर गांव में देहात साइड में छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं या लोगों को ये क्रेडिट देते हैं, ठीक है। उनके अपने बैंक होते हैं नाबार्ड के, मीन्स इनके जो प्रोविज़न होते हैं वो रूरल एरिया के लिए बनाए जाते हैं। उनकी पॉलिसीज़ रूरल एरिया को प्रमोट करती हैं क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में ऑब्जेक्टिव बता रखे हैं यहाँ पे कि नेशनल बैंक की क्या, नहीं सॉरी, नाबार्ड की क्या क्या है। एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, रेस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन एस्पेक्ट इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट फॉर प्रमोशन एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोटेज, विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब जो छोटे छोटे जितने एमएसएमईज होते हैं, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स, जितने भी छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनको प्रमोट करती हैं। कैसे? उनको फाइनेंस देकर, ठीक है, कि भाई आप लो हमसे पैसे और अपना बिजनेस स्टार्ट करो, ठीक है। और ये इसके अलावा जो दूसरे बैंक्स हैं इनसे रिलेटेड होते हैं, जो वहाँ पे जैसे कोऑपरेटिव वगैरह बैंक होते हैं, और ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के क्रेडिट प्रोवाइड कराती हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज़ 159। इन इंटरनेशनल ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टैरिफ बैरियर। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल ट्रेड का नॉन टैरिफ की बात कर रहे हैं? टैरिफ और नॉन टैरिफ को पता होगा, टैरिफ वही होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और नॉन टैरिफ में, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, नॉन टैरिफ कौन सा है? इनमें से कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर है? कोटाज है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है, या फिर एंटी डंपिंग लॉ है? देखिए जो आपके तीनों आते हैं ना, ये किस में आते हैं? टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। लेकिन कोटाज की जो बात कर लेते हैं वो आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स में, ठीक है। जैसे सब्सिडीज़ वगैरह देते हैं तो ये किस में आते हैं? कोटाज में आते हैं। थोड़ा सा एक बार यहाँ पे चार्ट है बैरियर्स,
टू ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है उसके अंदर टैरिफ होते हैं, नॉन टैरिफ होते हैं बैरियर्स, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजिट, इसमें अलावा कोटा सब्सिडीज़, अदर में करेंसी कंट्रोल, लोकल कंटेंट, प्रोडक्ट टेस्टिंग, ठीक है। इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब एक तरह से नॉन टैरिफ होते हैं, मतलब खुद कंट्री इम्पोज करती है कुछ अगर वो इम्पोर्ट किया जाता है तो, ठीक है। और ये होते हैं हम इनको ये होते हैं टैरिफ, ये कह सकते हैं कि हम WTO या जो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम अगर जुड़े हुए मेंबर हैं तो उनके रूल रेगुलेशन हमें मानने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 160। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेबर्स ब्यूरोक्रेसी आर, इनमें से पूछ रहा है कि जो वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दी थी उसके मेन कैरेक्टर क्या है? स्पेशलाइजेशन, हिरार्की ऑफ अथॉरिटी, सिस्टम ऑफ रूल्स, ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छे से जानते होंगे वेबर्स की फेमस ब्यूरोक्रेसी है, मतलब उन्होंने एक लाइन ऑफ अथॉरिटी से एक ऑर्गेनाइजेशन का वो दिया था, स्ट्रक्चर दिया था, तो वेबर्स इसके लिए काफ़ी फेमस हैं। तो इनका ये ऑल ऑफ द अबव है, मीन्स उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी दी थी, लाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया था, उसमें स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए, हिरार्की ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, मीन्स जो अपवार्ड से डाउनवर्ड जो वो होंगे पॉलिसीज़ होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगे वो फॉलो करेंगे, साथ में सिस्टम ऑफ रूल्स, क्योंकि लाइन अथॉरिटी है, ठीक है भाई, सबसे ऊपर CEO वगैरह। आपको बहुत अच्छे से पता है जो वेबर थे इन्होंने कब दिया था, ये 1905 में ये स्ट्रक्चर दिया था वेबर्स ब्यूरोक्रेसी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, उसके अंदर ये मेंशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज 161। मैनेजरियल ग्रिड सजेस्ट द फॉलोइंग एज द बेस्ट, ये तो लीडरशिप बिहेवियर है, ये अलग दे दिया, थोड़ा रॉन्ग आई थिंक, बिहेवियर, बेस्ट लीडरशिप बिहेवियर पूछ रहा है इसमें कि जब हम मैनेजर ग्रिड की बात करते हैं 161, किसने दी थी ये रॉबर्ट ब्लैक ने दी थी 1960 में, राइट। जब हम मैनेजर ग्रिड बनाते हैं कुछ इस तरह से होती है, आप जानते होंगे, इधर लो होती है, इधर हाई होता है, इधर, चलो मैं इसका चार्ट है वो दिखा दूंगी। तो कहता है इनमें से बेस्ट पूछा है कौन सा बिहेवियर होगा लीडरशिप का। फर्स्ट, हाई स्ट्रक्चर होना चाहिए, हाई कंसिडरेशन होना चाहिए, लो स्ट्रक्चर या फिर लो कंसिडरेशन वाला बेस्ट है, या फिर हाई कंसर्न बोथ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पीपल, या फिर लो कंसर्न बोथ फॉर प्रोडक्शन ऑफ पीपल। जहाँ पे लो कंसर्न हो गया वो तो ऑब्वियस सी बात है रॉन्ग है, ये दोनों रॉन्ग है। अब यहाँ पे बात करें हाई स्ट्रक्चर एंड हाई कंसिडरेशन, ये स्ट्रक्चर उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने दिया था हाई कंसर्न फॉर बोथ फॉर प्रोडक्शन एंड पीपल। जहाँ पर लीडरशिप जो चली है वो प्रोडक्शन पे भी हाई कंसर्न करती है और पीपल पर भी, तो वो कह रहे हैं वो बेस्ट होती है, ठीक है। चलिए हम चार्ट में देख लेते हैं, कुछ इस तरह से उन्होंने दिया था। ये कह रहे हैं कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन, इधर जाएंगे तो हाई होगी कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, और इधर जाएंगे तो पीपल पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं तो दोनों ही, अगर यहाँ पे अगर कोई भी लीडरशिप स्टाइल है तो दोनों ही लो है, मीन्स ना तो जो लीडरशिप स्टाइल है वो यहाँ पे प्रोडक्शन में भी लो है और साथ में पीपल पे भी कम ध्यान दे रही है। लेकिन ऊपर अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो 1.9 मतलब कंट्री क्लब लोगों पर तो ज़्यादा ध्यान दे रही है, नहीं प्रोडक्शन पे तो ज़्यादा ध्यान दे रही है, लेकिन देखो कंट्री क्लब में क्या होता है, इस प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं देती बल्कि लोगों पर ज़्यादा ध्यान देती है। लेकिन जब बात करते हैं टीम मैनेजमेंट की 9.9 मीन्स इस ग्रिड के अंदर जो कंसंट्रेशन होता है किसी भी लीडर का वो प्रोडक्शन पे भी हाई होता है और साथ में पीपल पर भी हाई होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, दैट इज 162। द एप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। आपको आंसर देना होगा इसका, बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये भी। एप्रोप्रिएट सीक्वेंस, हमें एक एप्रोप्रिएट सीक्वेंस बतानी है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कोई कंपनी फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए एक सीक्वेंस क्या होती है। तो आप इसमें देख लीजिए और इसका ऑप्शन का इस आंसर दीजिए कि पहले हम प्रमोशन करते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते। सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रमोशन, तो हमारे दो ऑप्शन है प्रमोशन के। कैपिटल सब्सक्रिप्शन तो बाद में आता है और इनकॉर्पोरेशन भी बाद में आता है, दोनों कट गए, इन दोनों में से एक आंसर है, ठीक है। तो आपको आंसर देना होगा। आई होप यू हैव गिवन द आंसर एंड राइट ऑप्शन इज सेकंड। देखिए सबसे पहले क्या करती है कंपनी, प्रमोशन करती है, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन मिलता है उसको, फिर उसका सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्रिप्शन देती है, पब्लिक में सब्सक्राइब करती है, उसके बाद कमेंसमेंट स्टार्ट कर देती है बिजनेस का। मैंने इसका चार्ट दिया है यहाँ पर देख सकते हो। स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, पहले
प्रमोशन का स्टेज होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन कैपिटल रेज करती है सब्सक्राइब करके, उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज मतलब सब्सक्रिप्शन करने के बाद, अलॉटमेंट करने के बाद जो भी होता है उसके बाद जो बिजनेस को स्टार्ट कर देती है क्योंकि उनके पास पैसा आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 163 डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, जो हमारा डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल था वो किसने डेवलप किया था? सोलोमन ने, गॉर्डन ने, वोल्टर ने या मोदिगिलियानी ने? इनमें से आपको आंसर देना होगा और आई होप यू हैव गिवन द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये भी लड्डू क्वेश्चन है। डिविडेंड पॉलिसीज आपने पढ़ी होंगी और डिविडेंड पॉलिसी में से ज़रूर क्वेश्चन आता है किसी भी टीचिंग एग्जाम जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है उसके अंदर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का। तो राइट ऑप्शन इज गॉर्डन ने दिया था। ठीक है, चलें नेक्स्ट पे। देख हम इनके बारे में काफ़ी बार बात कर चुके हैं, मोदिगिलियानी, वोल्टर वगैरह। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 164 अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी पीपल आर मोटिवेटेड टू द एक्सटेंट टू विच दे एक्सपेक्ट दैट देयर एक्शन विल हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ गोल। वो कहता है ऐसी थ्योरी, एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर पीपल मोटिवेट होते हैं टू एक्सटेंड विच दे एक्सपेक्ट दैट देयर एक्शन विल बी हेल्प अचीवमेंट ऑफ गोल। भाई चलो पहले देख लेते हैं। वुर्म विक्टर वैलेंस थ्योरी, नीड थ्योरी, जी थ्योरी या फिर एक्स थ्योरी। देखो एक ऐसी थ्योरी जिसके अंदर मोटिवेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके गोल के ऊपर। आपका जितना बड़ा गोल होगा उसको अचीवमेंट करने के लिए उतने आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। मान लीजिए आपको टीचर बनना है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपका गोल अकम्प्लिश हो जाता है तो आप इससे काफ़ी कुछ अचीव कर लोगे, तो आपका जो मोटिवेशन है उसके लिए जो एफर्ट करोगे आप वो उतने ही हाई होंगे, राइट। तो ये किसने दिया था? वुर्म विक्टर वैलेंस थ्योरी में वुर्म ने दिया था। ये वुर्म विक्टर वैलेंस थ्योरी में ये मेंशन था। ठीक है, एक्स वाई को आपको जानते होंगे और जी को भी जानते होंगे। हमने इसके ऊपर पूरी हम डिस्कस करते आए हैं, लगातार करते आए हैं और साथ में इसकी मैंने अलग से कॉन्सेप्ट सभी थ्योरीज के बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, चलिए 165 हम क्योंकि एक एक करेंगे ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चलिए 165 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज। वो कहते हैं जो हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI, वो कैसे कंप्यूट की जाती है? आपको इसका फॉर्मूला आएगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। नेट प्रॉफिट इनटू कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो इनटू शेयर होल्डर फंड, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ सभी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन। इफ़ यू लाइक्ड प्लीज़ लाइक द बटन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन एट द रियल टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए अगर कॉमर्स के किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।